हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है यार आपकी क्लास 12 की तैयारी। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 हमारा उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पेपर में अभी तक पूछे गए 4 से 5 वर्षों में, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और यार इन क्वेश्चन के अलावा आपके क्वेश्चन पेपर पे आपका कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट पे पूरा इसी वीडियो पे सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपके सारे डाउट इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज को समझेंगे, चाहे वो उपसहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम हो, क्रिस्टल छेद सिद्धांत हो, संयोजकता बंध सिद्धांत हो या वर्नर का सिद्धांत हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आज देखेंगे, ठीक है। तो भाई यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं जो चैप्टर 5 हमारा उपसहसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अब देखो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 2 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लिगेंड क्या है और इसके 2 उदाहरण को दीजिए, ठीक है। लिगेंड क्या होते हैं और इसके 2 उदाहरण को दीजिए। तो एक एक बेसिक को समझेंगे एकदम आसानी से। सबसे पहले बात करें, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिक, जिसे इंग्लिश पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एक इसका नाम और होता है संकुल यौगिक, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखो एग्जांपल से आपको समझाए। जैसे आपका एग्जांपल है K4FeCN का होल 6, ये एक प्रकार का आपका क्या है, संकुल यौगिक है, ठीक है। ये एक प्रकार का आपका संकुल यौगिक। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे CONH3 का होल 6 और बाहर लगा दिया जाए Cl3, तो ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का संकुल यौगिक ही है, ठीक है। देख सकते हो ये क्या है, संकुल यौगिक। आपको 2 उदाहरण देने तो यही दोनों उदाहरण भी दे देंगे अभी, ठीक है। तो देखो सिंपल बात करें, ये जो संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, एक ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है। इस पे बात करें कि जैसे ये K लगा है, ये K क्या है, पहले देखो एकदम ध्यान समझना। ये K क्या है, K पे है पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है पोटेशियम जो होता है कौन सा इस पे आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। यहाँ पे बात करें जो क्लोरीन भाई साहब हमारे, इस पे कौन सा आयन होता है, माइनस आयन होता है, अर्थात -1 होता है। और इस पे क्या होता है, +1 होता है। ये चीज़ सिंपल सा आपको पता होगा। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, इतना तो पता है सिंपल। अब बात आती है जैसे K4FeCN का होल 6। अब अगर K पे पॉजिटिव चार्ज है तो K क्या कहलाएगा, पॉजिटिव आयन या धन आयन, क्या कहलाएगा, धन आयन। अब जब K पॉजिटिव आयन या धन आयन कहलाएगा तो इस कोष्टक के अंदर वाला क्या कहलाएगा, ऋण आयन, ठीक है। आपका अगर पोटेशियम में प्लस चार्ज तो ये धन आयन कहलाता है, तो कोष्टक के अंदर वाला क्या कहलाएगा, ऋण आयन। अगर इस पे बात करें तो क्लोरीन पे है माइनस आयन, तो अर्थात तो क्लोरीन यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऋण आयन, और कोष्टक के अंदर वाला क्या कहलाएगा, धन आयन। तो इस टाइप से 2 प्रकार के उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, ठीक है। एक ये, जिसमें इस वाले में क्या है, धन आयन अंदर है, मतलब पॉजिटिव आयन जो है कोष्टक के अंदर है, और निगेटिव आयन जो है वो क्या आपका कोष्टक के बाहर है। और इसमें क्या है, आपका पॉजिटिव आयन कोष्टक के बाहर है और निगेटिव आयन जो है आपका वो कोष्टक के अंदर है। देख लो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन निगेटिव होता है तो निगेटिव आयन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन और कोष्टक के अंदर निगेटिव आयन। तो इस टाइप से 2 प्रकार की उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं। इतना एकदम सिंपल है, इसको लिखना कहीं नहीं है, आपको समझा रहे हैं कि एक एक पॉइंट इस चैप्टर का समझ जाओ, ठीक है। तो इस टाइप से 2 प्रकार के संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं। पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये, ठीक है। आप बात करें इन यौगिक में ये आपका कौन सी चीज़ क्या है, तो इतना तो समझे, पोटेशियम जो बाहर है इस पर प्लस चार्ज तो ये धन आयन है। आप बात करें Fe क्या और Cn क्या है, तो Fe क्या है, एक प्रकार का Fe क्या बताओ, Fe है आयरन। आयरन का मतलब क्या है, लोहा। लोहा क्या होती है, एक धातु होती है, तो ये कहलाएगा केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहलाएगा, ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम होगा केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये Cn क्या कहलाएगा, देखो Fe कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु, और इस Fe से कौन जुड़ा है, 6 Cn जुड़े, तो ये कहलाएंगे लिगेंड।
ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, ये Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु और Cn क्या है, लिगेंड। वैसे ही यहाँ पे बात करें Cl, आपको पता चला ये क्या है, निगेटिव आयन है अर्थात ऋण आयन है। और यहाँ पे CO कोबाल्ट, कोबाल्ट भी क्या है, एक प्रकार का धातु ही तो है, ये भी क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसे इंग्लिश पे सेंटर एटम भी कहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु इसे इंग्लिश पे कहते हैं सेंटर एटम। तो ये क्या CO कोबाल्ट क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, और 6 NH3 जुड़े तो ये क्या हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड। ठीक है, धातु जो आपकी दिख रही हो जैसे Fe CO अर्थात कोबाल्ट, ये क्या होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु होंगे। और इससे जो बड़ी संख्या जुड़े हो, जैसे यहाँ पे 6 Cn जुड़े, लिगेंड है, यहाँ पे 6 NH जुड़े क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो ये चीज आपको सिंपल समझना है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लिगेंड की परिभाषा बताओ। आप परिभाषा में कैसे लिखोगे, देखो समझो यहीं से। आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड, तो केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जो आपका जुड़ा होता है वही लिगेंड कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु से जो सीधा जुड़ा होता है वही लिगेंड कहलाता है। और ये जुड़ा कैसे होता है, उपसहसंयोजक बंध द्वारा। देखो यहाँ पे आपको समझा दे, जैसे Fe है, इससे जो Cn जुड़े ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसे इंग्लिश पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, 6 Cn जुड़े हैं तो देखो इस टाइप से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो तीर का निशान दिख रहा है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस टाइप से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो Fe से आपका जो Cn है ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजक बंध से, तो इन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। परिभाषा भी पढ़ो, एकदम मस्त तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। वे परमाणु अणु या आयन, देखो लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। वे परमाणु अणु या आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में, जो उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया लिगेंड क्या होते हैं, वे परमाणु अणु या आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक, जो उपसहसंयोजक यौगिक में क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु कहा जाए या आयन कहा जाए बात एक ही है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में आपका क्या करते हैं, इस केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उसके साथ उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। जो तीर वाला बॉन्ड बना रहे हैं इसे कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध बनाते लिगेंड कहलाते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी कि वे परमाणु अणु आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते, देख सकते हो यहाँ पे बना रहे तो ये लिगेंड कहलाएंगे। बस यही परिभाषा है। ठीक है, यही परिभाषा है, इतना ही आपको लिख देना है बस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो इतना तो दर्शा दोगे, लिखोगे क्या यहाँ पर, देखो परिभाषा के बाद उदाहरण यहाँ से लिखना, उदाहरण 2 उदाहरण देने थे तब 2 नंबर मिलेंगे। उदाहरण हेडिंग पढ़ी, अब क्या लिखोगे नीचे से, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, इसके नीचे लिख देना CO से 6 NH3 जुड़े हैं और ये किस बॉन्ड से जुड़े, उपसहसंयोजक बॉन्ड से। लिख सकते हो क्या कि इस CO से 6 NH3 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतः ये 6 लिगेंड है। ठीक है, ये NH3 क्या है, लिगेंड है, ये इसमें 6 लिगेंड है। और यहाँ पे Fe से 6 Cn आपका जुड़े उपसहसंयोजक बंध से, अर्थात Cn क्या है, लिगेंड है। ठीक है, या इससे इस Fe से 6 लिगेंड जुड़े हैं। इस टाइप से अपनी भाषा में बना के लिख देना। केवल एग्जाम्पल ये 2 आपको देने थे तो हमने दे दिए, ये लिगेंड है, आपको अपनी भाषा में इसी थ्योरी से बना के लिख देना है। तो समझ में आया लिगेंड क्या होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, दोनों बातें समझ में आई। ठीक है, तो लिगेंड पढ़ लिया, वे परमाणु अणु या आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। इस उपसहसंयोजन संख्या का एक नाम और होता है समन्वय संख्या। कंफ्यूज ना होना, दोनों नाम याद रखना, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। ठीक है, क्या होती है ये, तो देखो सिंपल सा समझना, एकदम आसान समझाएंगे। ये जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, इस केंद्रीय धातु आयन से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उन लिगेंडों की संख्या को हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है K4FeCn का होल 6, तो यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए, 6 लिगेंड जुड़े हुए, तो इसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो परिभाषा पढ़ो, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। आप देखो इस धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े तो कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, 6 ही तो बनाएंगे। एक लिगेंड एक बंध बनाएगा, दूसरा लिगेंड दूसरा, तो 6 लिगेंड कितने बंध बनाएंगे, 6। तो जितने
जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे उन्हीं लिगेंडों की संख्या या उन लिगेंडों, ये जो लिगेंड है ये जो आपका केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजक बंध बना रहे उन्हीं की संख्या ही आपकी क्या कहलाएगी, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। बस ये परिभाषा लिख देनी, एक उदाहरण दे देना इस टाइप से, नीचे लिख देना समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या 6। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना था कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या ही धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एकदम आसानी से आपको समझा दिए, यही आपका बेसिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में और बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एकदम आसानी से इसे भी समझते हैं कि एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं और इसको उदाहरण द्वारा हमें समझाना है। तो लिगेंड तो समझ गए थे, लिगेंड क्या होते हैं, जो आपका क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन को अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। तो ठीक है, इतना समझ गए थे। तो वही चीज़ हमने लिखा, लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है। ध्यान से समझना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम CN लिगेंड ले रहे हैं, K4FeCN का होल 6 वाला एग्जाम्पल दिया था, ये वाला K4FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल दिया था उपसहसंयोजन यौगिक का। CN क्या है, लिगेंड। आप CN पे कैसा चार्ज होता है, कौन सा आयन होता है, इस पे -1, CN के ऊपर माइनस लगा होता है। और एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे माइनस लगा हो, जहाँ पे माइनस लगा हो, माइनस का मतलब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। जहाँ पर भी माइनस लगा हो, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस लगा है तो माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल आपको समझना है, अगर माइनस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का युग्म। 2 इलेक्ट्रॉन कहो या इलेक्ट्रॉन का युग्म कह दो। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या इलेक्ट्रॉन का युग्म। अगर किसी के ऊपर माइनस लगा है तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, माइनस का मतलब होता है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का युग्म। अभी ये क्यों समझा रहे हैं यहाँ पे, अभी पता चलेगा। देखो, कहा गया लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है। दाता परमाणु का क्या मतलब है, दाता परमाणु का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, जो वो देता है, किसको देता है, केंद्रीय धातु आयन को देता है, और उपसहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, ध्यान से समझो, जो आपका लिगेंड होता है उसके पास एक दाता परमाणु होता है। दाता परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। जैसे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी लिगेंड के पास। ठीक है, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म है तो वो क्या करेगा, उसका वो उस इलेक्ट्रॉन युग्म को आपको किसको देगा, किसको देगा, केंद्रीय धातु आयन। जैसे यहाँ पे Fe है तो इसको देगा, और इसको देकर उपसहसंयोजक आबंध, जैसे वो तीर वाला बॉन्ड बना था ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वही बनाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, सिंपल सी बात। लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है, अर्थात उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, तो वो क्या करता है, उसे दाता अर्थात दान करता है, डोनर बन जाता है। ठीक है, जो केंद्रीय धातु आयन को एकाकी युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है। एकाकी युग्म समझते हो, यही इलेक्ट्रॉन का युग्म, एकाकी युग्म कहो, इलेक्ट्रॉन का युग्म कहो, कुछ भी कहो आप। ठीक है, एकाकी युग्म का मतलब बस समझ जाना, इलेक्ट्रॉन का युग्म। ठीक है, तो लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है, जो केंद्रीय धातु आयन को एक एकाकी युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। आपको अभी समझाया था, ठीक है, जब लिगेंड पढ़ाया था कि लिगेंड क्या होते हैं। अब बात आती है, आपसे कहा एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड बताओ। तो पहला टाइप एक दंतुर, दूसरा द्विदंतुर, और फिर आता बहुदंतुर या उभयदंतुर। बहुदंतुर लिगेंड कहा जाए, उभयदंतुर लिगेंड कहा जाए, बात एक ही है। अब बात आती एक दंतुर क्या है। देखो, आपसे कहा, क्या कहा हमने, कहा जो लिगेंड होता है उसके पास एक दाता परमाणु होता है या एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, जो वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करता है और उससे उपसहसंयोजक बंध बनाता है। अब कहा गया एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर का लिगेंड का मतलब है जिसके पास एक दाता परमाणु हो। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब है जिसके पास 2 दाता परमाणु हो। बहुदंतुर का मतलब जिसके पास 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, क्या कहा गया, एक दंतुर लिगेंड का मतलब है जिसके पास एक दाता परमाणु, दाता परमाणु का क्या मतलब बताया, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म हो। देखो, जैसे एक दंतुर लिगेंड का मतलब जिस पे एक दाता परमाणु हो, और वो एक दाता परमाणु आपको किसको दे, केंद्रीय धातु आयन को दे, और उपसहसंयोजक बंध बनाए, तो वो एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। और एग्जाम्पल है Cl- और H2O। जैसे Cl- माइनस लगा है, अगर
माइनस लगा है तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का युग्म है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का युग्म तो एक दाता परमाणु, Cl माइनस हो गया, H2O हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एक दंतुल लिगेंड। एक दंतुल लिगेंड पे थ्योरी अगर लिखना, बना के लिखना, यहाँ पे जैसे हमने थ्योरी नहीं लिखा, आपको बना के लिखना, ये ना ऐसे छोड़ दो 3 नंबर कौन देगा, आपको सिंपल बना के लिखना। क्या लिखना है, एक दंतुल लिगेंड वह लिगेंड होते हैं जिसमें एक दाता परमाणु होता है और वह क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है और उससे उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसी से बना लेना, ठीक है। अपने भाषा में बनाओगे तब नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। फिर बात आती है द्विदंतुल लिगेंड की। द्विदंतुल लिगेंड में क्या होगा, 2 दाता परमाणु होंगे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म होंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल ये CH2NH2 CH2NH2, इसका नाम होता है एथिलीन डाइमीन। देखो एक इलेक्ट्रॉन का युग्म ये रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म ये रखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म या 2 दाता परमाणु, तो ये कौन सा लिगेंड, द्विदंतुल लिगेंड। क्या लिखोगे थ्योरी, द्विदंतुल लिगेंड पे लिख देना कि ऐसा लिगेंड जिस पे 2 दाता परमाणु होते हैं और लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करके उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, द्विदंतुल लिगेंड कहलाता है। एग्जांपल दे देना, पहला ये CH2NH2 CH2NH2 जिसका नाम आपका क्या है, एथिलीन डाइमीन, और दूसरा एग्जांपल C2O4 2-, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ऑक्जिलेट आयन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2O4 2- मतलब 2 थे ऊपर माइनस लगा दो इस टाइप से। देखो एक माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस का मतलब 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म या 2 दाता परमाणु होते हैं तो द्विदंतुल लिगेंड कहलाता है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल दिए, पहला ये दूसरा ये। अगला है बहुदंतुल या उभयदंतुल लिगेंड। तो इसमें क्या होगा, 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे। जैसे इसमें एक दंतुल पे 1 दाता परमाणु, द्विदंतुल पे 2 दाता परमाणु, तो इस पे क्या होगा, 2 से अधिक दाता परमाणु। देखो ये आपका है CH2NH2 CH2NH2 CH2NH2, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन के युग्म है। तो ये कौन सा लिगेंड होगा, बहुदंतुल लिगेंड या उभयदंतुल लिगेंड होगा। मतलब एक जिस पे एक दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन का युग्म हो, एक दंतुल लिगेंड, जिस पे 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म द्विदंतुल, जिस पे 2 से ज्यादा वो बहुदंतुल। तो ये होते हैं एक दंतुल, द्विदंतुल तथा बहुदंतुल लिगेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 नंबर का पूछा था, तो इसे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण, पेपर में पूरे किताब से कुछ पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, ठीक है। पूरी किताब से कुछ पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण जरूर आता है, ठीक है। ये जो उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला है, इसका नामकरण जरूर पूछा जाता है। कुछ पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, नामकरण IUPAC नाम पूछा जाता है। तो वही चीज आप देखते हैं और एकदम ट्रिक से बताएंगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर आप चुटकी बजा के निकाल लोगे, ठीक है। इस टाइप से चुटकी बजाओगे और तुरंत IUPAC बता दोगे। तो चलो उस ट्रिक को समझते हैं, और यार उसको पढ़ना जरूर है, पूरा देखना, आपको पूरा बताएंगे उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम, और पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और चलते हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण की तरफ। उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण, वो भी एकदम ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। ट्रिक से एकदम आसानी से आप चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी यौगिक, किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे देख सकते हो, ये ट्रिक हमने लिख रखी। इन ट्रिक को एकदम अगर आप समझ जाते हो तो आपको एकदम आसान लगेगा, और 2 सेकंड के अंदर गारंटी के साथ 2 सेकंड में आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में हर साल आपका उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण पूछा जाता है। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 2023, 2022, 2021, किसी भी साल का, हर साल के पेपर में आपको ये जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर साल आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एकदम मस्त तरीके से आज आपको सिखाएंगे कैसे आपको इनका IUPAC नाम, वो भी एकदम ट्रिक से लिखना है, ठीक है। तो बस यार वीडियो को आखिर तक देखना, एकदम आसानी से समझ जाओगे। तो चलो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो देखो बात करें उपसहसंयोजन यौगिक का, हमें IUPAC नामकरण लिखना है। कैसे लिखेंगे, ट्रिक से। तो ट्रिक समझने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक की ओर आपको ले चलते हैं। अगर आप बेसिक समझ गए तो ट्रिक भी समझ जाओगे। देखो सबसे पहले बात करें ये उपसहसंयोजन यौगिक होते क्या हैं। देखो जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखो ये K4FeCN और बाहर लगा 6, ये एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक है, ठीक है। जिसमें देख सकते हो बाहर K4 है, अंदर क्या FeCN का होल 6। जहां ये K क्या है, K पे कौन सा चार्ज होता है, K पे होता है पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ये क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। K क्या हो जाएगा, धनायन, ठीक है। एकदम एक एक बात को समझना, ठीक है। अगर आप एक एक बात को समझते हो यार तो पूरा आपका
टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो K क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो धनायन, जब ये K धनायन हो गया तो कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो ये तो आपको केवल समझना है, IUPAC नाम अभी सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो K4 में ये K क्या है, धनायन, और FeCN का होल 6 लगा तो ये Fe क्या हो गया, ये Fe आपका क्या है, Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, Fe क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु। अब बात करें ये Cn क्या है, आपके 6 Cn यहाँ पे लगे, ये Cn क्या है, Cn को कहते हैं लिगेंड, Cn को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका, क्या होता है, उपसहसंयोजन यौगिक, जिसमें देखा आपने क्या, जैसे K4 FeCN का होल 6 है तो K क्या है यहाँ पे, K का मतलब पोटेशियम, और पोटेशियम पे होता है प्लस चार्ज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धनायन, और अंदर लगा FeCN का होल 6, तो Fe क्या है, Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, और Cn क्या हो जाएगा आपका, लिगेंड, Cn क्या होता है, लिगेंड होता है। इतनी चीज़ होती है, और आपका इनका नाम कैसे लिखना है, यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, पूरा आपको बताएंगे कैसे आपको ट्रिक से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, ये आपका उपसहसंयोजन यौगिक होता है जो आप समझ चुके हो। ठीक है, और ये उपसहसंयोजन यौगिक दो टाइप से हो सकता है, कैसे, देखो जैसे इसमें धनायन जो है बाहर है और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन, जब बाहर धनायन हो गया तो कोष्टक के अंदर तो वैसे भी ऋणायन होगा। तो पहला टाइप क्या होता है, जिसमें धनायन बाहर होगा और कोष्टक के अंदर होगा ऋणायन, पहला टाइप तो ये होता है। और दूसरा टाइप कौन होता है, जिसमें धनायन कोष्टक के अंदर होगा और ऋणायन होगा बाहर। देख सकते हो एग्जाम्पल, ये आपका NiNH3 का होल 6 और बाहर लगा है Cl2, Cl का मतलब क्या होता है, Cl पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, Cl -1 होता है। ठीक है, Cl की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से Cl पे माइनस चार्ज, तो अर्थात धनायन कोष्टक के अंदर और ऋणायन बाहर। तो ये एकदम सिंपल बेसिक था, अगर आप इतना समझ गए तो अब आप ट्रिक सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब आप ट्रिक सीखने के लिए तैयार हो। आपको क्या समझना था कि आपका ये जो उपसहसंयोजन यौगिक किस किस टाइप का होता है, पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये। अगर इस वाले पे बात करें तो Ni क्या है, Ni आपका जो है केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे इसमें Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु, वैसे इसमें आपका Ni क्या है, सेंटर एटम, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पे NH3 क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे लिगेंड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, लिगेंड, और बाहर Cl जो लगा ये होगा ऋणायन। यहाँ पे बात करें तो Fe क्या है, सेंटर एटम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु, और Cn क्या है, लिगेंड। अब बात आती इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो देखो नाम लिखने की सबसे पहली ट्रिक पढ़ो, एक एक पॉइंट को समझ गए अगर तो एकदम आसान लगेगा। देखो ट्रिक यहाँ पे हमने लिखा, सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे धनायन और अंदर कोष्टक के ऋणायन, यहाँ पे अंदर कोष्टक के धनायन और बाहर है ऋणायन, तो इसमें देखो अगर बात करें बाहर कौन है, धनायन, तो धनायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, पहली ट्रिक यही कहती है, सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, जो धनायन अर्थात पॉजिटिव चार्ज रखता हो सबसे पहले उसका नाम लिखो। फिर दूसरी ट्रिक है कि लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे, जो लिगेंड है ये लिगेंड है, ये लिगेंड, इसका नाम संख्या सहित लिखेंगे। जैसे यहाँ पे छह लिगेंड है, यहाँ पे भी 6 लिगेंड है, तो आपको इनका नाम संख्या सहित लिखना है। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये कहती है। तीसरी ट्रिक कहती है कि केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, तब जाके आपका IUPAC पूरा हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना ही करना है एकदम आसानी से। देखो कैसे करना बताते हैं आपको। आप देखो जैसे पहला एग्जाम्पल ये वाला, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला, अभी और भी एग्जाम्पल बताएंगे, पहले इतना समझो। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है K4 FeCN का होल 6, इस पे अगर बात करें, आपसे कहा गया सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, तो आपको इतना तो पहचानना सिखा दिया कि धनायन कौन है और ऋणायन कौन। कैसे पहचानोगे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे K है, K का मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको सबसे पहले इसी का नाम लिखना है। इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम है, पोटेशियम नाम है, तो सिंपल लिख दो, एकदम आसान है यार, इससे आसान तो आपने कभी नहीं देखा होगा। सिंपल पोटेशियम लिख दो, यहाँ पे लिखा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिख दिया। देखो आपसे कहा सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, जो धनायन हो पहले उसका नाम लिख दो। यहाँ पे धनायन पोटेशियम था, हमने लिख दिया। अब बात आती है फिर लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। जब बाहर वाले पोटेशियम का नाम हो गया क्योंकि ये धनायन था, अब बात आएगी ऋणायन की। पहले धनायन का लिख लो, उसके बाद बात आएगी ऋणायन की। तो ऋणायन है कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक में कौन कौन है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु आयन का। कोष्टक के अंदर अगर केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड आते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु आयन का। तो लिगेंड
लिगेंड कितने हैं यहाँ पे 6, आपसे कहा गया लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। 6 है तो 6 के लिए क्या लगाएंगे, क्या 6 लिख देंगे, 6 नहीं लिखेंगे। आपको पता है 2 के लिए IUPAC लिखने में डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लगता है। इतना तो आपने सिंपल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। तो सिंपल लिखना है पोटेशियम, फिर क्या लिखोगे, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। और CN को क्या कहते हैं हमने यहाँ पे लिखा है, और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने लिख रखी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। अभी आपको जब केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे तब ये समझा देंगे। अभी केवल ये समझो CN क्या है। CN क्या है, CN को कहते हैं साइनो। CN को क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं। NO2 को कहते हैं नाइट्रो, NH3 को कहते हैं एमीन, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, और आपका C2O4 को ऑक्जेलेट, SO4 को सल्फेट, H2O को जल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्वा कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप देखो सिंपल, पहले हमने धनायन का नाम लिखा पोटेशियम, फिर बात आई साइनाइड। ठीक है, ये क्या है, CN का नाम है साइनो नाम है, और इसको संख्या सहित लिखना है। तो संख्या है 6, तो 6 को क्या लिखोगे, हेक्सा लिख दिया। आप CN को क्या लिखना है, साइनो, तो लिख दो साइनो, सिंपल साइनो लिख दो। ठीक है, सिंपल है यार। देखो सबसे पहले हम धनायन का लिखो, धनायन का लिखा पोटेशियम, फिर CN है 6, तो क्या लिखा, हेक्सा। 6 के लिए क्या लगता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो हेक्सा लगा दिया। फिर CN को लिखेंगे साइनो। फिर बात आती है, आप लिगेंड का नाम भी हो गया, इसका नाम भी हो गया। आप कौन बचा, Fe क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दो आप। तो केंद्रीय धातु परमाणु Fe का क्या नाम होता है, Fe को नाम जानते हो, Fe का नाम होता है फेरेट। क्या नाम होता है, फेरेट। आयरन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट कहेंगे। तो यहाँ पे लिख दो फेरेट। ठीक है, बस हो गया IUPAC। क्या करा, पहले इसका नाम लिखा धनायन का पोटेशियम, फिर 6 साइनो लगे थे, मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड है 6, तो 6 के लिए लगाया हेक्सा, साइनो, और इसका नाम फेरेट। अब आपसे ये तीसरा ट्रिक ये कहता है कि केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो केंद्रीय धातु आयन यही था Fe, इसका नाम लिख दिया फेरेट। आप क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो अभी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बताएंगे यहाँ पे, तब आपको लिखना बताएंगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, आप देखो इसका नाम तो ये हो गया, केवल ऑक्सीकरण संख्या लिखनी, पूरा नाम कंप्लीट। आप देखो इसका बताएं, फिर दोनों का एक साथ बताएंगे। ठीक है, कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालनी। आप बात आती इस वाले की, आप बात आती है इस वाले की, इसका नाम कैसे भैया लिखा जाए। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो आपकी पहली ट्रिक क्या कहती है बताओ। यहाँ से पहली ट्रिक कहती है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखो। आप बताओ इसमें धनायन कौन सा है। अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जब बाहर Cl लगा है, Cl के ऊपर होता माइनस चार्ज, तो ये ऋणायन हो गया। जब ये ऋणायन हो गया तो कोष्टक के अंदर वाला ही तो धनायन होगा। तो सबसे पहले नाम आपको किसका लिखना है, इसका लिखना है। सबसे पहले नाम इस कोष्टक के अंदर वाले का लिखना है, उसके बाद इसका लिखेंगे। ठीक है, ये पहली ट्रिक कहती है। आप दूसरी ट्रिक कहती है कि फिर पहले नाम लिखो लिगेंड का, फिर बाद में नाम लिखो केंद्रीय धातु आयन का। तो लिगेंड कौन है, NH3। अभी आपको पता है NH3 लिगेंड है, और Ni क्या धातु है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन है। ठीक है, आप NH3 का नाम लिखेंगे, ये एक लिगेंड है, और लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। कितने लिगेंड लगे, 6। 6 के लिए क्या लगाते, हेक्सा लगाते, जैसे यहाँ लगाया था। तो सिंपल लिखो हेक्सा। पहले नाम धनायन का लिखना है, तो पहले हम कोष्टक वाले का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, हेक्सा लगा दिया। अब लगा NH3। NH3 के लिए क्या लगता है, एमीन लगता है, तो लिख दो एमीन, हेक्सा एमीन। ठीक है, 6 थे NH3 तो हेक्सा लिखा, NH3 है तो एमीन लिख दिया, इतना कर दिया, हेक्सा एमीन। आप क्या करेंगे, लिगेंड का नाम संख्या सही लिखना था, लिख दिया। अब बात आ रही केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखो पहले। तो केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या है, निकेल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेक्सा एमीन निकेल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे निकेल, इस टाइप से आपको लिख देना निकेल। ठीक है, बस एकदम आसान है यार। सबसे पहले 6 थे तो हेक्सा लगाया, NH3 के लिए एमीन लगाया, Ni है तो निकेल लगा दिया। आप धनायन का नाम तो कंप्लीट। आप कौन बचा, ऋणायन बचा। और एक चीज़ यहाँ ना भूलना, आपसे कहा गया केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखो। तो निकेल हो गया केंद्रीय धातु आयन। आप पहले क्या करो, कोष्टक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखो, और फिर उसके बाद इस ऋणायन का नाम लिख दो। ऋणायन का क्या नाम है, Cl लगा, क्लोराइड, तो क्लोराइड लगा दो। इसके आगे क्लोराइड लिखना। ठीक है, हम नीचे लिखे देते, जगह नहीं है, क्लोराइड। तो ये हो गया इसका IUPAC। क्या नाम हुआ, हेक्सा एमीन निकेल। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखो या ऑक्सीकरण संख्या लिखो, फिर लिख दो क्लोराइड। तो ये इसका IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो एकदम आसान है, केवल 3 ट्रिक याद रखो। पहली ट्रिक की सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, इसमें धनायन ये वाला था तो इसका नाम पहले लिखा, इसमें धनायन कोष्टक के अंदर वाला तो इसका नाम लिखा। दूसरी ट्रिक, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखो। तो लिगेंड इसमें ये था तो इसका नाम हेक्सासाइनो लिखा, इसका नाम हेक्सासाइनो लिखा। 4 अगर लगे होते यहीं पे तो टेट्रा लिख देते। ठीक है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, 5 के लिए पेंटा,
बटा 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। तो सिंपल आपने केंद्रीय धातु आयन का नाम, फिर पहले लिगेंड का नाम संख्या सहित, फिर क्या किया, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखा, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिखेंगे और फिर रेडायन का नाम यहाँ पे लिखना था तो रेडायन का लिख दिया। अब बात आती है ऑक्सीकरण संख्या की कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे आपको हमने ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों की नोट कर रखी, केवल इतने से आपका काम चल जाएगा, ज़्यादातर पे यही हो जाएगा, ठीक है। जैसे CN की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, CN जिसका नाम है साइनो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या और इंग्लिश पे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, ठीक है। फिर बात आती है NO2 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0, CO3 कार्बोनेट की -2, C2O4 ऑक्जिलेट की -2, SO4 सल्फेट की -2, H2O जिसका नाम है एक्वा, इसकी क्या हो जाएगी 0। ये होती है ऑक्सीडेशन नंबर, इतनी आपको याद कर लेनी है। इतनी याद हो गई तो किसी भी यौगिक का, ठीक है, किसी भी यौगिक का यूपीएससी कर सकते हो। अभी 2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अभी और बताएंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। आप देखो बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाए। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। आपको सूत्र दिया गया है K4FeCN का होल 6 और यहाँ पे देखो जैसे इसकी भी लिख लो, पोटेशियम की क्या होती है, प्लस चार्ज होता है तो +1 होती है, Cl की -1 होती है, ठीक है। पोटेशियम के +1 होती है क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो पोटेशियम के +1 होती है, Cl पे -1 चार्ज होता है तो Cl की -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से निकालते हैं, देखो K4FeCN का होल 6 सूत्र हमारे पास। तो कितने K लगे हैं बताओ भैया, 4 K लगे हैं ना, 4 है ना K4। तो 1 K की कितनी होती है +1, 1 K की होती है +1, ठीक है। सिंपल 1 K की होती है +1। तो यहाँ पे हैं कितने के 4 K, तो 4 K की लिखने के लिए आपको देखो 1 K की +1, तो सबसे पहले लिखो +1। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा हमने लिखा +1। आप कितने हैं 4, तो +1 पे कर दो 4 का गुणा, एकदम आसान है, बस देखना ध्यान से। K4 था तो K की होती +1 तो +1 लिखा, और 4 है तो +1 × 4 कर दिया। अब आती बात Fe की तो निकाल रहे हो क्योंकि आपको केंद्रीय धातु आयन की ही तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, तो जिसकी निकाल रहे हो उसकी रख दो x, उसकी क्या मान लो x। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह पहले लगाओ। देखो जब जैसे पोटेशियम के लिख ली 1 × 4 क्योंकि 4 थे, फिर क्या लगाओ प्लस का चिन्ह लगाओ इस टाइप से, यहाँ पे क्या लगाओ प्लस का चिन्ह। फिर Fe की हमें निकालना है तो Fe को मान लो x, तो यहाँ पे लगा दो x। फिर क्या करो Fe हो गया, अब दूसरा तत्व आ गया। देखो जब एक तत्व हो जाए इस टाइप से, देखो K हो गया तो 1 × 4 किया, फिर प्लस का चिन्ह लगा लो, Fe की लिखना है तो x मान लो। फिर अब Cn की बात आती तो फिर से प्लस का चिन्ह लगा लो इस टाइप से, प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब बात आती Cn का क्या नाम है साइनो, Cn का नाम है साइनो, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1। तो यहाँ पे कोष्टक पे लिख दो -1, क्योंकि माइनस है तो इसलिए हमने कोष्टक पे लिख दिया। और कितने साइनो हमारे पास भैया 6, तो इसमें कर लो 6 का गुणा, बस हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, निकल आएगी अब आसानी से। पहले क्या किया, K4FeCN का होल 6 सूत्र था, K लगा है तो K की कितनी होती है +1, तो कितने K है 4, तो +1 × 4। फिर Fe की बात आती तो Fe की होती x, तो प्लस लगाओ, प्लस जरूर लगा लो, प्लस लगाओ, Fe की लिखो x, फिर प्लस लगाओ, Cn की होती -1 तो -1 × 6। अब क्या करो, आप बराबर लगा के इधर लिख दो 0, बराबर लगा के लिख दो 0। आप क्या करो यहाँ से निकाल लो, सॉल्व करो, 4 + x, 1 का 4 से गुणा 4 + x, -1 का 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा -6, और बराबर में 0। देखो 1 का 4 से गुणा 4 x और -1 का 6 से गुणा 6, और बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालो, x को इधर रखो। देखो अगर हम 4 से 6 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, x - 2 = 0। ध्यान से देखो यहाँ पे x तो है, 4 से 6 को घटा दिए तो -2 आए क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ से x का मान निकालो, आ गया +2। यही हो गई Fe की ऑक्सीकरण संख्या, यही हो गई Fe की ऑक्सीकरण संख्या। एकदम आसान है यार। पहले पोटेशियम की 1 × 4, फिर Fe की निकालना तो x माना, क्योंकि Fe की x माना तो x का मान है, तो Fe की तो ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर Cn की -1 × 6 = 0, x का मान निकालो +2 आया, यही ऑक्सीकरण संख्या आपको लिख देनी है। और एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखनी है। रोमन अंक में कैसे, जैसे 2 आया तो यहाँ पे 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, इस टाइप से रोमन अंक ऐसे होते हैं, जैसे सेकेंड, इन्हें कहते हैं रोमन अंक। फर्स्ट ये होता है, इतना तो सिंपल पता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है, ये फिफ्थ होता है, इतना तो सिंपल सबको पता होगा यार, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिख देना भैया, ठीक है। क्या नाम हुआ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफायरेट, और इसे क्या पढ़ोगे सेकंड, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाली सेकंड। है आसान। देखो थोड़ा अभी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब करने लगोगे 2-4 एग्जाम्पल अभी और कराएंगे तो 2 सेकंड में निकाल के बताओगे, ठीक है। तो इसका निकाल लिया, सेकंड आ गया ऑक्सीकरण संख्या। अब इस पे निकालो,
इस पे निकालो, किसकी निकालनी है, इस केंद्रीय धातु आयन निकिल की निकालनी है, यही है केंद्रीय धातु आयन। तो इसको क्या मानो, x। जो केंद्रीय धातु आयन हो उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी तो उसे x मान लो। जैसे यहाँ पे आपने Fe को माना था वैसे यहाँ पे निकिल को मान लो, निकिल की मान लिया x, ठीक है। देखो निकिल की मान लिया x, प्लस लगाओ, क्योंकि जब एक लिख लोगे दूसरे का नंबर आएगा प्लस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे K की लिखा फिर प्लस लगाया, Fe की लिखा, ठीक है, x लिखा फिर प्लस लगाओ। अब बात आती है NH3। NH3 का नाम है एमीन और ऑक्सीकरण संख्या हमने लिख रखी है 0। क्या लिख रखी है भैया, 0 लिख रखी है, तो 0 सिंपल लिखो यहाँ से, x प्लस इसकी x मानी प्लस लगाया, अब इसकी है 0 तो 0 लिखो। कितने हैं 6, तो 6 का गुणा कर लो। फिर अगला कंपाउंड, पहले NH3 हो गया, अब आ गया Cl, फिर लगाओ प्लस, आप फिर से प्लस लगाया, Cl आएगा। Cl की कितनी होती है, Cl की होती है -1, Cl की कितनी होती है -1, तो -1 लिखो। कितने Cl है 2, तो 2 का गुणा करो और बराबर में क्या लिख दो 0। जैसे यहाँ पे बराबर में 0, देखो क्या किया फिर से समझो। Na की निकाली, निकिल की तो x माना, प्लस लगाया, NH3 की होती 0 तो 0 लिखा और 0 में कर दिया 6 गुणा तो 0 गुणे 6, और फिर Cl की होती -1 तो -1 लिखा, 2 Cl तो -1 × 2, अब बराबर में 0, जब कुछ ना बचे बराबर में 0 लगा। जैसे यहाँ पे बराबर में 0 वैसे यहाँ पे बराबर में 0। अब इसकी निकालो x, 0 में 6 का गुणा करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 लिख दो। फिर -1 में 2 का गुणा करो कितना आएगा, -2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालो, आ जाएगा +2। x का मान निकालोगे आ जाएगा +2। देख लो ध्यान से, सिंपल x यहाँ पे -2 को उधर भेज दोगे आ जाएगा +2 यहाँ पे भी आया तो इसको +2 लिख दे, +2 लिख दे कि क्या लिखे यहाँ पे रोमन अंक पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सेकेंड लिख दो। बस हो गया नाम। क्या नाम है, हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफायरेट सेकेंड, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफायरेट सेकेंड, इसका नाम हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। बताओ है आसान, अब लगा आसान, ठीक है। अभी पूरा और एग्जाम्पल कराएंगे यार, टेंशन ना लो अभी, ठीक है। क्या करना था, सबसे पहले अब फिर से एक बार समझो क्या क्या हमने आपको बताया है। हमने पहले आपको बताया कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। हमने इन दोनों पे आपको धनायन पहचानना भी सिखाया। जैसे के है तो के है धनायन, तो पहले नाम धनायन का लिखा और लिख दिया के का नाम क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दिया। आप क्या करो, Fe। देखो एक चीज़ और यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, केवल लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखना है, धनायन और रिडायन का नाम संख्या सहित नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बात आती K4 है हमारे पास, तो हम 4 है यहाँ पे K, तो K से हमें 4 से मतलब नहीं, 4 हो 6 हो 8 हो कोई मतलब नहीं, केवल हम पोटेशियम लिखेंगे। यहाँ पे देख लो Cl2 था, Cl भी चाहे जितने लगे हो हमसे कोई मतलब नहीं, केवल जो लिगेंड के स्थान में लगा होगा उसी का नाम आपको संख्या सहित लिखना है। यहाँ Cl2 लगा तो इसको केवल क्लोराइड ही लिखेंगे, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको केवल लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखना और किसी का नाम संख्या सहित नहीं लिखना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम लिखा पोटेशियम, हमने यहाँ पे 4 इसकी संख्या दी तो 4 से कोई मतलब नहीं, केवल पोटेशियम लिखो। फिर बात आती है लिगेंड का, पहले नाम धनायन का लिख लो, फिर नाम लिखो लिगेंड का। लिगेंड कौन है, Cn, तो Cn कितने 6, तो हेक्सा, और Cn को कहते हैं साइनो, ये साइनो, तो साइनो लिखा। फिर Fe का क्या नाम है, Fe केंद्रीय धातु आयरन नाम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, तो फेरेट लिख दो। ऑक्सीकरण संख्या ये हमने आपको निकालना बता दिया। जैसे इसकी Fe की निकालनी तो इसको x मान लो, K की हो गई 1 × 4 प्लस Fe की x, Cn की -1 × 6 = 0, निकाल लो x = +2। इसकी बताओ NiNH3 का होल 6 Cl2 हेक्सामीन निकल सेकेंड क्लोराइड। कैसे है, यहाँ पे हेक्सा, देखो पहले क्या किया, धनायन का नाम लिखना था, धनायन है कोष्टक वाला, तो कोष्टक वाले का नाम पहले लिखेंगे और पहले लिगेंड का नाम, पहले सबसे पहले बात धनायन का फिर लिगेंड का। लिगेंड कौन है, NH3, तो कितने लिगेंड है 6, तो हेक्सामीन। फिर बात आई निकिल का लिख दिया, फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना यहाँ से, सेकेंड आएगी, सेकेंड लिख दो क्लोराइड, बस हो गया नाम। हाय आसान। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप जो 2-3 एग्जाम्पल और एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देख ले, जिससे आपका पूरा इस टॉपिक को एकदम क्लियर ही हो जाए, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते। तो देखो अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये FeH2O का होल 6 Cl3 और एक एग्जाम्पल ये K3AlC2O4 का होल थ्राइच। इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। कैसे करोगे, उसी तरह से ट्रिक लगानी यार। सबसे पहले पहचानो कि धनायन कौन है, ऋणायन कौन है। बताओ, इसमें आपको खुद बताना है कौन धनायन कौन ऋणायन। आपसे कहा था जैसे पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, +1, तो इसमें बताओ कौन सा धनायन है, पोटेशियम धनायन है। सिंपल, पहले हम पहचान गए धनायन है पोटेशियम। और ये आपका कोष्टक वाला कौन हो जाएगा, ऋणायन। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बताओ धनायन ऋणायन, Cl पे होता है -4, तो Cl वाला कौन हो गया, ऋणायन हो गया।
ठीक है। Cl वाला कौन हो गया, रेडायन हो गया। और ये वाला कौन हो जाएगा भैया, अब धनायन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, धनायन भाई साहब हमारे हो जाएंगे। ये रेडायन, ये धनायन, और इस पे ये धनायन, ये रेडायन। इतना तो पहचान गए। अब बात आती नाम कैसे लिखा जाए। आप सबसे पहले ट्रिक ये है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। तो पहले वाले एग्जाम्पल पे हम ये पहले पहचान गए कि धनायन कौन है। ये धनायन है हमारे, पहले इनका नाम लिखना है। तो कोष्टक वाले का नाम यहाँ पे पहले लिखना है। फिर बात आई लिगेंड का नाम, फिर दोबारा में क्या बात आई कि लिगेंड का नाम लिखो, वो भी संख्या सहित। तो इस कोष्टक में सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। बताओ लिगेंड कौन है और केंद्रीय धातु आयन कौन है। Fe क्या है आपका, Fe एक प्रकार का धातु है, तो पहचान जाओ केंद्रीय धातु आयन है। H2O क्या है, लिगेंड है। H2O क्या है, लिगेंड। और कितने लिगेंड लगे, 6। तो आपसे कहा गया लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखो। H2O को कहते क्या, यहाँ पे देखो हमने लिख रखा था, ये आपका हमने लिख रखा था। H2O को कहते एक्वा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या है। H2O को कहते एक्वा। और कितने लगे हैं, 6 एक्वा लगे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेक्सा। पहले लगाओ हेक्सा। क्या लगाओगे, पहले लगाओगे हेक्सा। फिर क्या लगाओगे, H2O का नाम, H2O का नाम एक्वा। तो एक्वा लगाओ, हेक्सा एक्वा। ठीक है, क्या लगा दिया, एक्वा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, पहले धनायन पहचानो, धनायन पहचान गए। फिर आप क्या करो, आप लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड का नाम संख्या से 6 है, तो हेक्सा एक्वा। आप क्या करोगे, इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम, केंद्रीय धातु आयन ये Fe है। Fe का क्या नाम लिखोगे, अभी लिखा था, Fe का क्या नाम लिखा था, फेरेट। तो फेरेट लिख दो, यहाँ पे लिख दिया फेरेट। अब बात आती है, आपसे कहा था केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखो। तो यहाँ पे जगह छोड़ दो, अभी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आप देखो पहले लिगेंड का नाम हेक्सा एक्वा, फिर इसका केंद्रीय धातु आयन का फेरेट। आप किसका लिखेंगे, रेडायन का। रेडायन का क्या नाम हो जाएगा, रेडायन का नाम बताओ, क्या लिखे रेडायन का नाम, क्लोराइड। क्लोराइड लिखेंगे। और इसके 3 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 क्लोराइड लगे, हमसे कोई मतलब नहीं, हम केवल क्लोराइड लिखेंगे। केवल लिगेंड का नाम ही संख्या सहित लिखना है, और किसी की संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे लिख दिया क्लोराइड। ठीक है, सिंपल क्लोराइड लिख दिया। आप क्या करो, इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। कैसे निकालनी है, आपसे कहा था जैसे केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो उसे क्या मान लो, x मान लो। तो यहाँ पे Fe को मान लेते, x मान लिया, प्लस लगाया। ठीक है, प्लस लगाया। H2O की क्या होती, 0 होती है। तो H2O की रख दी 0। कितने हैं, 6, तो 0 गुणे 6। फिर बात आती Cl, प्लस लगाओ। Cl की होती -1, तो -1 लगाओ। और कितने का Cl है, 3, तो 3 का गुणा कर दो। फिर क्या लगा दो, बराबर में 0। ठीक है, इसी तरह बताया था। Fe की x माना, प्लस लगाया। H2O की 0, तो 0 गुणे 6। फिर प्लस लगाओ। Cl की लिखो -1 में कितने, 3, तो -1 गुणे 3। निकाल लो वैल्यू x, प्लस 0 में 6 का गुणा 0, -1 में 3 का गुणा -3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, आ जाएगी प्लस का 3। निकाल लेना, देखो -3 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू +3। और +3 लिख दें, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, रोमन अंक को भी लिखना है, थर्ड। इस टाइप से थर्ड लिख दो। ये हो गया इसका आयुपेसी नाम। क्या नाम हो गया, हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, देख लो एकदम आसान, जब प्रैक्टिस हो जाएगी खुद से बताओगे। हेक्सा 6 लगे, हेक्सा, और इसका नाम एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, इसका फेरेट, और इसका क्लोराइड ऑक्सीकरण संख्या थर्ड। एकदम आसान है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल K3Al2O4 का होल थ्राइज। तो अब इस पे पहचाने धनायन रेडायन। तो सबसे पहले नाम धनायन का, K3 का पहले लिखेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पहले नाम आ गया पोटेशियम। आप किसका लिखेंगे, रेडायन का। रेडायन है कोष्टक वाला। कौन है, कोष्टक वाला। आप कोष्टक पे कौन है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। ये केंद्रीय धातु आयन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक धातु है, तो ये केंद्रीय धातु आयन और ये लिगेंड। आप लिगेंड का नाम संख्या सही लिखेंगे। कितने लिगेंड लगे, 3। 3 को क्या लिखते हैं, ट्राई। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। 3 है तो ट्राई लगा दो। तो यहाँ पे पोटेशियम ट्राई। और C2O4 का क्या नाम होता है, C2O4 का नाम ये लिखा आक्जेलेट। क्या नाम होता है, आक्जेलेट। तो यहाँ से लिखो आक्जेलेटो। क्या लिख दो, आक्जेलेटो। ठीक है, लेट न लिख के लेटो कर दिया। ठीक है, पहले पोटेशियम, फिर ट्राई आक्जेलेटो। क्या लिख दिया, पोटेशियम ट्राई आक्जेलेटो। आप किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का। तो केंद्रीय धातु आयन का क्या नाम है, Al। Al का मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम लिख दो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या लिख दे, एल्यूमिनियम। ठीक है, यही लिखेंगे ना, एल्यूमिनियम।
ठीक है। सिंपल पहले क्या किया, पोटेशियम लिखा, ट्राई ऑक्सीलेटो लिखा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे जैसे Fe था, इसको हमने क्या लिखा, फेरेट लिखा, क्या आया लास्ट में 8। तो वैसे ही एल्युमिनियम ना लिख के हम क्या करेंगे, एल्यूमिनेट, क्या करेंगे, एल्यूमिनेट। जैसे फेरेट किया वैसे एल्यूमिनेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नाम कर दिया एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या नाम रख दिया, एल्यूमिनेट। अब आगे क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आपको केंद्रीय धातु आयन के बाद ही तो ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, तो इसी के बाद लिखनी है। आप पहले निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। पोटेशियम की होती है 1, तो 1 लिखो, और 3 है तो 3 का गुणा, प्लस लगाओ। एल्युमिनियम की निकालना तो x लिखो, प्लस C2O4 की कितनी होती है, -2, ये आपका -2 बना है, ठीक है। -2 होती है तो -2 लिखा, कितने हैं 3, तो 3 का गुणा और बराबर में कर दो 0। निकाल लो 3 + x - 6 = 0, x = प्लस का 3, x = प्लस का 3 आ गई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, थर्ड, ठीक है, थर्ड रख देंगे। और इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्युमिनेट थर्ड। और इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड क्लोराइड। तो आशा करते यार आपको समझ में भी आया होगा। तो अब एक होमवर्क वाला ले लो, आपको हम दे रहे हैं K3FeCN का होल 6। इसका आपको IUPAC नामकरण निकाल के कमेंट करना है, जो भी आएगा, ठीक है। जो भी आएगा आपको इसको कमेंट करके बताना है। जिसको अगर समझ में आया होगा तो वो खुद कमेंट करेगा कि हाँ ये आपका इसका ये IUPAC नाम होगा, ठीक है। तो इसका कमेंट करके बताओ। देख लेना K3 है, जो एग्जाम्पल पहला बताया था उस पर K4 था, तो ये उस पर फ़र्क है, ठीक है। इसका आपको करना है K3FeCN का होल 6। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आप जरूर करना। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, वर्नर का सिद्धांत क्या होता है और इसकी अवधारणाओं को समझाइए, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देख सकते हो आज विद एग्जाम्पल सहित एकदम मस्त तरीके से, एकदम आसान, इससे ज़्यादा आसान आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एकदम आसान तरीके से देखेंगे उपसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत और इसकी अवधारणाओं को लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। तो आपको एकदम मस्त तरीके से समझना है, तो बस यार वीडियो को आखिर तक देखना, गारंटी मेरी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। उपसंयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उदाहरण सहित पूरा समझेंगे, ठीक है। तो बस आखिर तक देखते रहना। तो देखो बात करें वर्नर का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं वर्नर थ्योरी, ये क्या होती है, क्या होता है वर्नर का सिद्धांत या वर्नर थ्योरी। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसका मतलब मेन पॉइंट समझ लो कि वर्नर का सिद्धांत क्या है और इसे किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एल्फ्रेड वर्नर, ये है वर्नर का पूरा नाम, एल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट हैं, एल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो हमने लिखा उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। एल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 ईस्वी में उपसंयोजन यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत। आप बात करिए उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, तो आपको सिंपल बताएं, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर K4FeCN का होल 6, ये आपका क्या है, उपसंयोजन यौगिक है। जहां Fe क्या है, केंद्रीय धातु आयन, ये क्या है आपका केंद्रीय धातु आयन, Cn क्या है लिगेंड और K क्या है धनायन है। तो इस टाइप के यौगिक ही आपके कौन से यौगिक होते हैं, उपसंयोजन यौगिक, जिन्हें इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात होती है। तो आपसे कहा गया उपसंयोजन यौगिकों की गुणों की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, इन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए सर अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। सिंपल कुछ नहीं लिखना, अपनी भाषा में बना के लिख देना कि सन 1893 ईस्वी में सर अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, ये जो उपसंयोजन यौगिक है इसके संबंध में इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत को दिया तो कुछ आपका इनके गुणों के बारे में बताया भी तो होगा, तो उन्हीं गुणों को आपको समझना और वही एग्जाम में लिख देना है। देखो कौन कौन से गुण हैं। तो वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित, अवधारणाएं का मतलब जो उन्होंने मुख्य बातें बताई, जो इस सिद्धांत से उनको पोस्टुलेट मिले, ठीक है, या अवधारणाएं मिली, उनको इन्होंने बताया, वही चीज हमने लिखा है। देखो पहला है कि उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। वर्नर ने
जो सर अल्फ्रेड वर्नर हमारे, इन्होंने पहली बात क्या बताई कि ये जो उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार की वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। पहली नंबर है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी नंबर है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, पहली नंबर है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी नंबर है द्वितीयक संयोजकता। दो प्रकार की संयोजकताएं आपके उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक प्रदर्शित करते, ये बात वर्नर ने बताई। ठीक है, अभी पूरा उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, देख सकते हो कि उपसहसंयोजन यौगिकों में किन्हीं धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने देखो क्या बताया, अभी पूरा उदाहरण से एक एक पॉइंट को समझा देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने कि प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है तथा इसे बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, अभी पढ़ लो, एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आपसे सबसे पहले कहा गया प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है। आयनीय का मतलब समझते हो, जिसमें आयन होता है, जिसमें आयन होता है। आयन का क्या मतलब, जिसमें पॉजिटिव आयन जैसे प्लस आयन होता है या निगेटिव आयन जैसे माइनस आयन होता है, तो वो क्या होता है, आयन। आयन मतलब समझ गए ना, प्लस आयन या माइनस, जिस पे प्लस चार्ज लगाओ या माइनस चार्ज लगाओ वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती तथा इसे बिंदुवत रेखा, बिंदुवत रेखा मतलब इस टाइप से डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है तथा इसे बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ये बात आपको बताई वर्नर ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है। प्राथमिक संयोजकता पे तो बताया आयनीय होती, मतलब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन हो सकते हैं, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, देखो प्राथमिक संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है अनायनीय होती है तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किस टाइप की रेखा द्वारा, इस टाइप से सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों के द्वारा भी संतुष्ट होती है या ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, दोनों में अंतर पता चल रहा होगा। प्राथमिक संयोजकता पे वर्नर ने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी आयनीय होती है, जिसमें आयन होते हैं और इसे किस लाइन से प्रदर्शित करते हैं, डॉटेड लाइन अर्थात बिंदुवत रेखा से, और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता है यह अनायनीय होती है तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट बताया। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पे बना के अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, चौथे पॉइंट पे कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है ये आपके संकुल यौगिकों की उपसहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। जो द्वितीयक संयोजकता होती है उपसहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है और जो प्राथमिक संयोजकता होती है ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये बातें आपका वर्नर ने बताई, अभी उदाहरण से पूरा समझेंगे। तो अब बात आती है, ये जो वर्नर ने सिद्धांत दिया ये किस पर दिया, उपसहसंयोजन यौगिक पे। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया CONH3 का होल 6Cl3। देखो यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं CONH3 का होल 6 और बाहर लगा है Cl3। ये आपका हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये Cl3 है। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, Cl3 लिख दिया। ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया CONH3 का होल 6Cl3। अगर बात करें CO क्या है, CO का मतलब कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, एक प्रकार का धातु है, डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात ये क्या हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु। NH3 क्या है, NH3 है लिगेंड और ये Cl क्या है, ये है ऋणायन जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक प्रकार का संकुल यौगिक है CONH3 का होल 6Cl3, CONH3 का होल 6Cl3। अब आपको इस पे वर्नर का सिद्धांत समझाना है। ठीक है, एग्जामिनर को समझाना होगा उदाहरण से, तभी नंबर देगा 5 नंबर। ठीक है, तो वर्नर ने क्या क्या बातें बताई। वर्नर ने पहली बात ये बताई कि जो आपका उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक होता है दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसे बिंदुवत रेखा अर्थात डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो और क्या बताया गया, देखो बिंदुवत रेखा से प्रदर्शित करते हैं और ये आयनीय होती है तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो एक चीज देखो NH3, यहीं पे आपको समझना है। ठीक है, CONH3 का होल 6Cl3 में ये जो NH3 है, क्या इस पे कोई चार्ज है, क्या इस पे कोई आयन है, आप बताओ खुद से। NH3 जो होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता, इस पे शून्य आवेश होता है। और अगर बात करें Cl की, इस क्लोरीन की, तो इस पे तो आपको पता है -1 होता है।
Cl पे क्या होता है -1 होता है, ठीक है। क्लोरीन इस टाइप से होता है, -1 आयन होता है इस पे, ठीक है। क्लोरीन पे -1 आयन होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज वाला। तो आपका ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, आप खुद बताओ। देखो ये जो NH3 है ये 0 आपकी है, मतलब इस पे कौन सा आवेश है, 0, कोई आवेश नहीं है। और Cl पे कौन सा आवेश है, माइनस। ध्यान से समझो, NH3 पे कोई आवेश नहीं होता, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो आपसे प्राथमिक संयोजकता पे हमने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती आयनीय होती है। पहली बात तो ये बताई कि प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है। तो इस फार्मूले जो CuNH3 का होल 6 Cl3 है, इसमें बताओ आयनीय कौन है, Cl है या NH3? Cl आयनीय है क्योंकि इस पे -1 है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्लोरीन जो है -1 रखता है, तो ये कौन सा आयनीय, और ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, बताओ जल्दी। ये प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि कहा गया प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती। तो ये आपका Cl क्या है, आयनीय है, -1 चार्ज है, तो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। और इसे किस रेखा द्वारा प्रदर्शित करोगे आप, इसे बिंदुवत रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसे बिंदुवत रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा, इसे डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो एक बार फिर से आपको बना के दिखा दे पूरा, ठीक है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, CuNH3 का होल 6 Cl3। आप देखो ये जो कोबाल्ट है ये क्या है बताओ, ये है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे इस केंद्रीय धातु परमाणु CO को पहले लिख लो, ठीक है। इस CO को लिख लिया। अब इसके साथ कौन जुड़ा है, 6NH3। तो कहीं पे इस टाइप से 6NH3 पहले जोड़ लो। अभी कोई बॉन्ड ना लगाओ, 2NH3, यहाँ पे 3NH3, चौथा NH3, यहाँ पे 5वां NH3, यहाँ पे 6वां NH3। देख लो ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं किया। और यहाँ पे इस टाइप से इसे कोष्टक में बंद कर दो। आपसे हमने कहा ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, इसे इस टाइप से रखो। NH3 एलिगेंट, इसे 6NH3, तो हमने 6NH3 रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या रखना है, क्लोरीन। तो मान लो एक क्लोरीन यहाँ रख दिया, दूसरा क्लोरीन हम यहाँ रख दें, तीसरा क्लोरीन यहाँ रख दें, कोई दिक्कत, बताओ। 6NH3 रखने थे, 6NH3 रख दिया। 3 क्लोरीन रखने थे, 3 क्लोरीन रख दिया। अब वर्नर जो है हमारे, अल्फ्रेड वर्नर नामक साइंटिस्ट जो हैं, ये कहते हैं कि केंद्रीय धातु पर ये जो आपका संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक है, ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। अब जो प्राथमिक संयोजकता होती है ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, और ये क्या होती है, आयनीय होती है, और ये बिंदुवत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देख लो, पढ़ लो, यहाँ पे यही बात बता रहे हैं, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। आप बताओ ये Cl पे कौन सा चार्ज है, Cl पे कौन सा आवेश, -1। अभी बताया ना, जब Cl पे -1 है तो ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक। और प्राथमिक संयोजकता को बिंदुवत लाइन अर्थात डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो Cl आपका निगेटिव आपको पता चल गया, जिस पे आयन होगा वो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। Cl पे आयन है -1, तो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा, और इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल इसे डॉटेड लाइन से इस टाइप से जोड़ दो, जहां जहां Cl, इसे डॉटेड लाइन से जोड़ दो। और ये Cl कौन सी संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को, अर्थात प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। अब तो यार समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और फिर कहा गया द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती, जिसमें आयन नहीं होता, जैसे NH3 पे कोई भी आवेश या कोई भी आयन नहीं होता, तो ये द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगी, तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसे किस रेखा द्वारा, सीधी रेखा द्वारा, इस टाइप से। इन सब NH3 को इस टाइप से सीधी रेखा द्वारा आपको क्या करना है, जोड़ देना है, इस टाइप से। बस जुड़ गए आपका, ठीक है। यही है इसका स्ट्रक्चर, यही है इसका स्ट्रक्चर। सिंपल NH3 क्या है, ये आपका उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या होगा, आप द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। और द्वितीयक संयोजकता को सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। बस ये एग्जाम्पल दे दो, कोई भी आपका 5 नंबर नहीं काट सकता, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आप क्या करो, एक बार फिर से पूरा आपको वर्नर का सिद्धांत समझाते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा था उपसह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। आपने पहले हेडिंग डाली वर्नर का सिद्धांत, लिखा उपसह संयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब वर्नर ने कुछ अवधारणाएं दी या कुछ बातें बताई। पहली बात बताई कि वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहली बात बताई कि उपसह संयोजन यौगिक जो आपके संकुल यौगिक है इस टाइप के, इन यौगिकों के धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। धातु आयन समझते हो, केंद्रीय धातु आयन, ये केंद्रीय धातु परमाणु CO जैसे कोबाल्ट था, तो ये जो केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, पहली प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, ठीक है। पहली प्राथमिक संयोजकता जिसे इंग्लिश पे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और दूसरा द्वितीयक संयोजकता जिसे सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। फिर बताया गया प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती, जैसे इस एग्जाम्पल पे CuNH3 का होल 6 Cl3 पे आपका Cl आयनीय है, अर्थात इस पे -1 चार्ज है, तो ये कौन सा संयोजकता प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक। और इसे बिंदुवत रेखा द्वारा जोड़ा जाएगा, तो हमने इसे बिंदुवत रेखा से जोड़ दिया। और यह
ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है तो सिंपल Cn पे वैसे भी -1 है तो ये ऋणायन ही तो है, तो इसी से संतुष्ट हो गया। फिर कहा गया द्वितीयक संयोजकता अनायनी होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है अनायनी, जैसे NH3 पे कोई आवेश नहीं, ठीक है, और इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हमने प्रदर्शित कर दिया। फिर कहा गया यह ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, ये एक प्रकार का उदासीन अणु ही है, ठीक है। चौथा पॉइंट पे क्या लिखोगे, चौथे पॉइंट पे अपने हिसाब से बना के लिख लेना। क्या लिखना है, सिंपल लिख देना कि द्वितीयक संयोजकता जो है उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है तथा प्राथमिक संयोजकता जो है ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, ठीक है, किसके, केंद्रीय धातु आयन के। इस केंद्रीय धातु आयन के द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है और प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो बस इतना लिखना था, इतना लिख दे तो 5 नंबर पूरे पक्के, ठीक है। तो ये था आपका वर्नर का सिद्धांत। तो आशा करते ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप देखते अगला नंबर क्वेश्चन। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है या आपसे कहा जा सकता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एकदम आसानी से इसे भी समझेंगे। देखो बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक, ये 2 साइंटिस्ट के नाम है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो एच बैठे तथा वान व्लेक नामक 2 साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। कहा था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक ने किया था। ये 2 साइंटिस्ट है, एच बैठे तथा वान व्लेक, दोनों ने मिलकर किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिक, संकुल यौगिक कहो या उपसह संयोजन यौगिक कहो, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसे एच बैठे तथा वान व्लेक ने बनाया था, और यह सिद्धांत जो है संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिकों के क्या किस किस चीज की व्याख्या करता है आपके क्या, देखो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग और स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। कौन सा सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलो इसकी परिकल्पनाओं को भी समझते हैं। इसी टाइप से इतना लिखना है और थोड़ा सा आपको और भी बताना, वो भी बताएंगे, ठीक है। और एक देखो इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित है, इनकी जो मुख्य परिकल्पनाएं दोनों साइंटिस्ट की है वो निम्नलिखित है, वो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं और अभी आपको पूरा समझाएंगे और क्या लिखना है, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित है। कहा गया पहला नंबर परिकल्पना है दोनों साइंटिस्ट की कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। एक जो संकुल या उपसह संयोजन यौगिक होता है ये केंद्रीय धातु आयन तथा उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर K4 FeCN का होल 6, ठीक है, CN का होल 6, ये एक प्रकार का क्या है, संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये CN क्या है, लिगेंड। तो आपसे कहा गया एक प्रकार का संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक जो होता है वो केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe, इसको चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। देखो कितने लिगेंड यहाँ पे 6, तो इस टाइप से 6 लिगेंड इसको घेरे हुए होते हैं, ठीक है। और इस टाइप से उपसह संयोजक बॉन्ड से ये जुड़ जाएंगे, इस टाइप से ये, और ये आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे 4K+, ये होता है आपका इसका स्ट्रक्चर K4 FeCN का होल 6। तो यही चीज़ कहा गया कि आपका वर्नर ये जो आपके एच बैठे तथा वान व्लेक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बात यही बताई कि संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक जो होता है ये क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन। ये क्या है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ये क्या है, CN क्या है, लिगेंड। तो केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। क्या, कौन होता है कि आपका उपसह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। देखो यही है पहला पॉइंट कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है, ठीक है। जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड होते हैं तथा ये जो केंद्रीय धातु आयन होता है इसके बीच में क्या होता है, स्थित वैद्युत आकर्षण होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है, इन दोनों
साइंटिस्ट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहा गया लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आपसे पहला पॉइंट तो ये कहा गया कि केंद्रीय, ये जो आपका संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। दूसरे पॉइंट पे कहा गया केंद्रीय धातु आयन और बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों के बीच में आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब समझते हो, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आप जब आकर्षित होते हैं या अग्रसर एक दूसरे की ओर होते हैं तो क्या होता है, तीसरा पॉइंट वही कहा गया लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने या आकर्षित होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखो ये जितने भी धातु हैं, जैसे Fe किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था डी ब्लॉक। ठीक है, उसमें बताया था Fe आयरन जो है इसका परमाणु क्रमांक 26 डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो यही चीज है आपका कि लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर ये जो धातु आयन जैसे Fe है इसके डी कक्षक, जब डी ब्लॉक का तत्व है तो डी कक्षक की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये इनका तीसरा पॉइंट है कि जब देखो कहा गया था इसमें कि केंद्रीय धातु आयन के बीच आकर्षण होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं या अग्रसर होते हैं। जब अग्रसर होंगे तो लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और फिर देखो जब ये वृद्धि होती तो क्या होता है वो अभी आपको समझाएंगे। देखो यार, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये बना लेना स्ट्रक्चर। ठीक है, जब पहला पॉइंट लिख लेना उसके बाद इस टाइप से एक स्ट्रक्चर आप बना देना। ये देखो इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, कितने थे, 3 3 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखने के बाद ये वाला आप बना देना K4FeCN का होल 6 का। तो इसको बना लिया। आप देखो इसे इरेज कर दे। आप देखो अगला पॉइंट पढ़ो। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट बताया इन्होंने कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ध्यान से समझो, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है और जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में विघटित हो जाती है। पहला देखो कहा गया जिसके कारण धातु आयन की जो डी कक्षकें होती हैं विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती है या विघटित हो जाती है। यहाँ पे टूट जाती भी लिख सकते हो या विघटित हो जाती है। ठीक है, आप देखो इस पॉइंट को आपको समझा दे। आपसे यहाँ पे कहा गया था डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। सबसे पहले समझो डी कक्षक। डी कक्षक क्या होगा, देखो आपको ब्लू से समझाए। ठीक है, अब डी कक्षक क्या होगा आपका, देखो डी कक्षक ये होता है, ये होता है आपका कौन सा कक्षक, डी कक्षक। ये है आपका डी कक्षक। ठीक है, ये डी कक्षक है, डी ऑर्बिटल या डी कक्षक। इस पे आपका क्या होता है, डी ऑर्बिटल पे 5 इस टाइप से कक्षक होते हैं या 5 डिब्बे होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। डी पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस वाले को कहते हैं XY, इस वाले को XY कहते हैं, इस वाले को YZ कहते हैं। ठीक है, इस वाले को ZX कहते हैं। ठीक है, XY YZ ZX। इस वाले को Z स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और इस वाले को कहते हैं X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेना इनके नाम। डी ऑर्बिटल जो होता है इस वाले को XY, इस वाले को YZ, इस वाले को ZX, इस वाले को Z स्क्वायर, इस वाले को X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे कहा गया था कि लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो डी कक्षक है इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप से आपको बना लेना है। यहाँ पे ऊर्जा लिख देना या एनर्जी लिख देना। ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इस टाइप से आपकी ऊर्जा क्या होगी, वृद्धि का तीर का निशान क्या दर्शाता है कि इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ये जो डी कक्षक है इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि आपका केंद्रीय धातु आयन और बिंदु आवेश रूपी लिगेंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, जिससे इसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये इस टाइप से यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाएगा, उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। और इस टाइप से आपका ये इस टाइप से यहाँ पे भी बना लेना। ये देखो यहाँ पे छोटा छोटा बनाया दे रहा है क्योंकि जगह बची नहीं है, खुद देख लो। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से बना लेना 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। पहले यह बनाना, फिर उत्तेजित अवस्था, क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें 2 भागों में टूट जाती हैं। ठीक है, विभिन्न ऊर्जा वाले 2 भागों में टूट जाएंगी। पहला भाग इस टाइप से बनेगा जाके, और दूसरा भाग इस टाइप से बनेगा जाके। इस टाइप से 2 भागों में टूट जाएंगी और इस क्षेत्र को नाम देंगे अष्टफलकीय क्षेत्र, अष्टफलकीय क्षेत्र। ठीक है, 2 भागों में टूट जाएंगे। 5 डिब्बे थे, 2 डिब्बे टूट गए, 3 डिब्बे ये। ठीक है, इस वाले को नाम था XY, इस वाले का नाम YZ, ZX, Z स्क्वायर X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ये यहाँ पे नाम लिखे। ठीक है, तो देखो 2 डिब्बे ये Z स्क्वायर और X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ये टूट गए।
ठीक है, और ये एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इतना आपको सिंपल बना देना है। और इस डिब्बे का नाम भी होता है और इस डिब्बे का भी अलग अलग नाम होता है। देखो नीचे लिख देते हैं, ये जो आपके दो डिब्बे अलग हैं, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरा डिब्बा जो है आपका, ठीक है, डिब्बा कह रहे हैं तो यही मतलब इसके जो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड और यहाँ पे जेड एक्स, ठीक है, इसका नाम क्या होता है इसका, ठीक है। और इस वाले का नाम है आपका ईजी समूह, ईजी समूह, और नीचे वाले का नाम है आपका T2G समूह, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे टी, पहले टी बनाना, फिर यहाँ पे 2G लिख देना, T2G समूह, ये है आपका, ठीक है। देख सकते हो ये आपका इस वाले ये जो दो है इनका नाम है ईजी समूह और नीचे वाले का नाम है T2G समूह, ठीक है। ये आप लिख लेना, ईजी समूह और T2G समूह। आप एक बार फिर से समझ लो, पहले क्या लिखना था, क्रिस्टल छेद सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वानवेलेक ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। और यह इसकी मुख्य परिकल्पना निम्नलिखित। पहला बात बताई, एक संकुल केंद्रीय धातु है एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है, जो आपको बताया था, ठीक है। फिर बताया बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है। अब आकर्षण होता है तो दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, तो वही चीज लिखा गया, लिगेंडो की केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर या आने पर या आकर्षित होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। देख सकते हो डी ऑर्बिटल या डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ गई अर्थात उसमें वृद्धि हो गई। और केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षक के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती है। देख सकते हो डी कक्षक जब ऊर्जा बढ़ी तो उत्तेजित अवस्था में आ गया और पहला भाग ये टूट गया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको नाम दिया गया ईजी समूह, और तीन हिस्से ये टूट गए जिनको नाम दे दिया गया T2G समूह। तो ये है क्रिस्टल छेद सिद्धांत, बस इतना ही लिख देना, जितना यहाँ पे बना हुआ है इतना ही लिख देना, 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बात करें आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT सिद्धांत कहते, क्या होता है। तो देखो यह सिद्धांत लाइनस पाउलिंग ने सन 1931 ईस्वी में दिया था और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के विषय में जानकारी देता है। ये जो आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसका प्रतिपादन लाइनस पाउलिंग ने सन 1931 ईस्वी में किया था। ये जो आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन लाइनस पाउलिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सन 1931 ईस्वी में किया था। फिर बात आई, यह सिद्धांत जो है जो संकुल यौगिक हैं अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक हैं, उनमें क्या करता है, उनके केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना कि उसकी संरचना कैसी है, उसकी आबंध ज्यामिति कैसी और उनके चुंबकीय गुण कैसे, इसके विषय में पूरी जानकारी आपका यह सिद्धांत देता है। और इसके बारे में लाइनस पाउलिंग ने 1931 ईस्वी में बताया। इतना आपको पहले लिखना है। आप कौन कौन सी बातों की जानकारी देता है उनको यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखो लिखा इसके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, पहला कहा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या अर्थात समन्वय संख्या को उपसहसंयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। उपसहसंयोजन संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं। और आपको पता है केंद्रीय धातु परमाणु में कौन से कक्षक होंगे, डी कक्षक। क्यों होंगे बताओ, क्योंकि जितने भी धातु परमाणु होंगे केंद्रीय धातु परमाणु वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिस कारण से वो डी कक्षक होते हैं और सभी कक्षक क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। देखो कहा गया समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होंगे और समन्वय संख्या को उपसहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल किसी केंद्रीय आपका ये ले संकुल यौगिक का K4FeCN का होल 6,
अगर हम इस पे बात करें कि इसकी समन्वय अगर हम बात करें कि इसमें कितने रिक्त कक्षक होंगे, क्योंकि आपसे कहा गया रिक्त कक्षक, अगर हम बात करें इस आपके सूत्र पे, ये जो संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक है इसमें कितने रिक्त कक्षक होंगे, तो कैसे जानोगे? आपको इसकी समन्वय संख्या पता कर लेनी है, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या पता कर लेनी। कैसे करोगे? देखो ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ये है लिगेंड, तो इस केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। जैसे इस Fe से कितने लिगेंड जुड़े हैं? 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, और जितनी उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या होगी उतने ही उसमें रिक्त कक्षक होंगे, क्योंकि कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं। तो इसमें 6 लिगेंड जुड़े तो इसकी समन्वय संख्या 6 अर्थात रिक्त कक्षक भी 6 होंगे। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार बंध बनने से संकुल अणु की निश्चित ज्यामिति होती है। क्या कहा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार बंध बनने से संकुल अणु की निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, संकुल अणु की एक निश्चित ज्यामिति होती है। और देखो ये जो संकरित कक्षक होते हैं, अगर इसमें sp संकरण आता है तो ज्यामिति जो होगी रेखीय होगी। ठीक है, संकुल यौगिक की जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी। और अगर sp3 संकरण आता है तो संकुल यौगिक की ज्यामिति चतुष्फल की होगी। और d2sp3 संकरण आता है तो संकुल यौगिक की ज्यामिति जो होगी अष्टफल की होगी। ये चीज आपको लिख देना है। ठीक है, क्या कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने भी रिक्त कक्षक होंगे, संकरित कक्षक का ना, रिक्त संकरित कक्षक, यही संकरण, sp संकरण, sp3 संकरण, d2sp3 संकरण। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार बंध बनने से संकुल अणु की निश्चित ज्यामिति होती है। और यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और यदि नहीं होते, अर्थात यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ से आपको इसके चुंबकीय गुण के बारे में भी पता चलेगा। आपसे कहा गया था, देखो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताता है, आबंध ज्यामिति के बारे में बताता है और चुंबकीय गुण के बारे में बताता है। दूसरे नंबर हमें नियम से पता चला कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार बंध बनने से संकुल अणु की निश्चित ज्यामिति होती है। अगर sp संकरण होगा तो रेखीय ज्यामिति होगी, sp3 संकरण होगा तो चतुष्फल की ज्यामिति होगी, d2sp3 संकरण होगा तो अष्टफल की ज्यामिति होगी। तो ये बात बताई। फिर क्या बताया उनके चुंबकीय गुणों के बारे में, तो कहा गया यदि इन कक्षकों में, ये जो रिक्त कक्षक होंगे, इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन। अगर कक्षक में इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा अयुग्मित। और अगर कहीं कक्षक में इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा युग्मित। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला नहीं है अर्थात जोड़े में है तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ कहा गया, यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और यदि नहीं होते तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते। तो इससे आपको चुंबकीय गुण की पता चला, अयुग्मित होंगे तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे और नहीं होंगे अयुग्मित तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। तो ये है संयोजकता आबंध सिद्धांत, बस इतना ही सिंपल आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो ये थे आपके भैया जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर उपसहसंयोजन यौगिक। इसके पूरे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को देखा। अगर आप इतने तैयार कर लेते तो इससे बाहर कुछ भी नहीं फंसना। ठीक है, तो तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, आपको क्लास 12 केमिस्ट्री 1 शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सारे वीडियो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।